पिछले एपिसोड में हम गए थे ताइवान के सबसे मशहूर लैंडमार्क ताइपे 101, एक ऐसा स्काईस्क्रेपर जो ताइवान की मॉडर्न आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। लेकिन आज हम थोड़ा पास की तरफ चलते हैं। आज के एपिसोड में हम एक गाइडेड टूर लेने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे ताइवान के इतिहास के बारे में, उसके कल्चर और पॉलिटिक्स से जुड़ी सुनेंगे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां जो हमें बताएंगे कि क्या है वो चीजें जो इसे अलग करती है मेनलैंड चाइना से। तो जुड़े रहिएगा अंत तक और शुरू करते हैं आज का सफर अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड के साथ। तो मैं चुंग के घर से निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ आज मेट्रो से सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और एक वॉकिंग टूर भी लूंगा सिटी का, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेट्रो को यहाँ एमआरटी बोलते हैं और मेट्रो का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर केवल 1 किलोमीटर के रेडियस में प्रीटी मच हर जगह पे आपको मेट्रो मिल ही जाती है। यहाँ से केवल 800-900 मीटर ही है मेट्रो। तो चलो चलते हैं, मेट्रो भी देखते हैं आज। अरे पर जीपीएस दिखा रहा है कि बेस्ट रास्ता जो है वो एक्चुअली बस के थ्रू है। बस नंबर 630 जो यहाँ से 5 मिनट की वॉक में 500 मीटर में मिल जाएगी, और वो राइट वहाँ छोड़ेगी जहाँ मुझे वॉकिंग टूर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो बस और ट्रेन है उसके लिए आपको कार्ड से ही पे करना पड़ता है, एंड 20 से लेकर के और $150 तक किराया होता है, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस आप कहाँ जा रहे हो। मैं जहाँ रुका हूँ उसे नेहू डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, यानी कि जहाँ चुंग का घर है। रेड लाइट पे ना एक बॉक्स बना हुआ है आगे। ये केवल बाइक्स का है जो कार्स के आगे आके खड़ी हो सकती हैं। तो यानी कि अगर आप बाइक ड्राइवर हो तो आप सबसे पहले रेड लाइट से निकल पाओगे, और मोर इम्पोर्टेंटली उनके लिए डेडिकेटेड बाइक लेन भी है जिसमें कार वाले नहीं आ सकते, जबकि वो कार की लेन में जा सकते हैं एक्चुअली, बट कार वाले नहीं आ सकते। गूगल भाई साहब, बड़ी सुपर कार चलती है यहाँ पे, शोर मचा रखा है। बस मुझे अपनी दिखाई नहीं दे रही अभी, और ये सब चाइनीज और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे पता है पानी के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। हर मेट्रो स्टेशन पे गर्म, ठंडा और नॉर्मल टेम्परेचर का गुड टू ड्रिंक वाटर वो अवेलेबल रहता है। देखो ये बूढ़े आदमी थे तो इनके लिए प्लेटफॉर्म को नीचे कर दिया। क्या बात है, मतलब पूरा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सेसिबल है ना सबके लिए, और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे बूढ़े से बूढ़े लोग काम कर रहे हैं। फाइनली भी अपनी पास आ गई है। तो ये कार्ड है, इसे बोलते हैं माई इजी कार्ड। और ये देखो बस में भी ना सीट में बेल्ट दे रखी है, बेल्ट। यहाँ पे व्हील चेयर के लिए बना रखा है, और व्हील चेयर को रैप करने के लिए भी बेल्ट दे रखी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। इन्होंने मेरी हेल्प करी थी टू फाइंड द स्टॉप, मुझे पता नहीं लग रहा था। थैंक यू। Go there. Yeah. दिस इज द वे टू द NTU The NTU hospital. हॉस्पिटल। Yeah. थैंक यू, थैंक्स। Have a nice day. बाय, सेम टू यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय। तो ये मेरे पीछे है नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी यानी कि NTU, और ये सिर्फ ताइवान की बेस्ट नहीं है, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है। एंड इफ आई एम करेक्ट, आई थिंक कुछ टॉप 50 में इसकी रैंक है। तो ये छोटा सा पब्लिक पार्क है पीस पार्क के नाम से, जहाँ पर प्रोबेबली हमें हमारे टूर गाइड मिलने वाले हैं। तो मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन करी थी जब मैंने आपको टेम्पल दिखाया था लुंगशान, कि चाइनीज गार्डन्स और चाइनीज टेम्पल्स में ये तालाब जैसी चीज़ हमेशा होती है, और उसमें मछलियाँ भी होना
अनिवार्य है, ज़रूरी है। तो ये हमारी टूर गाइड है। सो एज कैन बी गेस, हमारी जो टूर गाइड है वो चाइनीज़ नहीं है, वो एक्चुअली कोलंबियन है। उनका नाम है अलेहांद्रा। Okay, so this is the first part of the tour, and for me, this is probably the foundation of the whole tour. 16th सेंचुरी में पहली बार यूरोपियंस ने फॉर्मोसा के इस आइलैंड को डिस्कवर किया और पोर्टुगीज एक्सप्लोरर्स ने इसका नाम फॉर्मोसा रखा, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल आइलैंड। उसके बाद यहाँ पे स्पेनिश और डच भी आए और धीरे धीरे यहाँ की एबोरिजिनल पॉपुलेशन करीब करीब खत्म हो गई। When was that Dutch arrived first? The Dutch arrived here in the 1624. 1624। धीरे धीरे यूरोपियंस ने इस आइलैंड को चिंग डायनास्टी, जो कि चाइना को रूल करती थी, उसके साथ ट्रेड करने के लिए यूज करना शुरू किया, स्पेशली स्पाइसेस और सिल्क के ट्रेड के लिए। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हुए बाद में इस पे जापानीज लोगों ने 1895 में कब्जा कर लिया, जो कि अगले 50 साल तक चला, जब तक जापान वर्ल्ड वॉर 2 में हारा नहीं। जापानीज कोलोनाइजेशन पूरे एशिया के साथ साथ ताइवान के लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये आइलैंड वापस चाइना को मिल गया, जो तब तक एक रिपब्लिक बन चुका था, यानी कि राजशाही वहाँ पर खत्म हो चुकी थी। और इस रिपब्लिक को लीड कर रहे थे कुओमिंतांग पार्टी के लीडर चियांग काई शेक। पर कुछ ही साल बाद चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया, जिसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग पावर में आ गए और कुओमिंतांग पार्टी के साथ साथ चियांग काई शेक को मेनलैंड चाइना छोड़ के यहाँ फॉर्मोसा आना पड़ा, जिसका नाम बाद में ताइवान कर दिया गया। और यहाँ पर कुओमिंतांग पार्टी ने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना ली और यहीं से चाइना यानी कि मेनलैंड चाइना और ताइवान यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों की ठन गई और आज तक ये लड़ाई जारी है। दोनों देश मानते हैं कि चाइना केवल एक ही है, मेनलैंड और ताइवान दोनों ही पार्टीज एक सिंगल कंट्री की तरह मानती हैं, जबकि दोनों की गवर्नमेंट्स अलग अलग है और इंटरनेशनली दोनों को अलग अलग देश माना जाता है। ताइवान की इसी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के कारण यहाँ पर आपको यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग भी मिल जाएंगी, जापानीज स्टाइल आर्किटेक्चर भी मिल जाएगा और मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स की भी यहाँ पर भरमार है। We have something that we haven't talked properly. It's about the martial law. A martial law, basically what it is that the government allows the military to control the city. It allows the military to be in the street, and now we don't have the normal law, but we can actually create new laws to punish people for all the things that they're not in the normal documents. मार्शल लॉ खत्म होने के कई साल बाद तक भी कुओमिंतांग ही यहाँ पे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी रहा, पर आज यहाँ पे फुली फंक्शनल प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, जो मल्टी पार्टी है। और सेकंड बिगेस्ट पार्टी है टीपीपी यानी ताइवान पीपल्स पार्टी। बिगेस्ट पार्टी है डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसने ताइवान में 50 साल से भी ज्यादा चले कुओमिंतांग पार्टी के रूल को खत्म कर दिया और पहली फीमेल प्रेसिडेंट चाई इंगवेंग को प्रेसिडेंट चूज कर लिया। चाई इंगवेंग और उनकी पार्टी स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट चाइना है, यानी कि मेनलैंड चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एंड दे वांट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। So, what about give it a try? Yeah, why not? Let's go. Let's go and get our shoes off, or Yes. तो भाई ये नेचुरल एक्यूप्रेशर है, चाइनीज एक्यूप्रेशर। this level. ओह People, you say ciao. No. That's a better Oh thing my that go fast, man. लस्सा हो गया। It's like, I don't know. You know, it's like I can record you. हाँ, thanks. Wait, are you recording this? Yeah, it's already recording. Just hold the microphone little bit. Okay. How do you feel? Oh my God, it's very, very difficult. Very relaxing. Are you relaxed? I can really. It's complete okay. It's okay. fun. Are you If relaxed? I do it every day, I'm sure I'll be very healthy. Are you I'm relaxed? sure it will. Yeah. It will good at the end of it. Okay, good. You don't have to finish. It's I okay. can actually do it faster. Good job. Hey, I think I'm done. okay. I'm done. Can't take it any longer. ट्रिकेस की ज्यादा सोचना नहीं है और जल्दी चलते जाना है। धीरे धीरे चलोगे तो ज्यादा दर्द होगा। वाह, इट फील्स सो मच बेटर। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, फॉर्मोसा का ताइवान और फिर रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने का सफर बिल्कुल भी इजी नहीं था, बिकॉज काफी सारी कंट्रीज ने इनिशियली इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। और दूसरी समस्या ये थी कि इतने लंबे जापानीज रूल और उससे पहले यूरोपियन रूल के कारण यहाँ पर सारे लोग एक सिंगल लैंग्वेज नहीं बोला करते थे और वो डिफरेंट एथनिसिटीज में बटे हुए थे। इसके कारण चियांग काई शेक ने यहाँ पर आकर अपनी गवर्नमेंट बनाते ही अपने आप को डिक्टेटर फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया और
मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके कारण सारी सिविल लिबर्टीज सस्पेंड कर दी गई, फ्री प्रेस नहीं था और सभी लोगों को एक सिंगल लैंग्वेज यानी कि चाइनीज की मैंडरिन डायलेक्ट को कंपलसरी बना दिया गया ताकि सभी लोगों की कॉमन लैंग्वेज हो पाए। और इसे लिखने के लिए वो लिपि अपनाई गई जिसे ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर्स बोला जाता है, जो उस समय मेनलैंड में भी यूज किया जाता था, बट बाद में माओ जेडोंग ने वहां पर लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए राइटिंग स्टाइल को चेंज कर दिया, सिंप्लीफाइड चाइनीज कर दिया ताकि लिखना पढ़ना लोगों के लिए सीखना आसान हो जाए। पर ताइवान में आज भी ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर्स का ही उपयोग किया जाता है। That gate doesn't look, the original doesn't look like that. We're gonna see later how it looks, the originals. But the Chiang Kai-shek was obsessed with everything that looks like this architecture of like China. So he restored and reformed many of the buildings in Taiwan to make it look like China. तो चांग काई-शेक ताइवान को बिल्कुल चाइना जैसा बनाना चाहता था, इसीलिए उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स का फसाद बदल के उसे ट्रेडिशनल चाइनीज आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर दिया। Okay, so how will happen right now? We have a democracy. Well, so at the beginning, they start having a soft democracy, which means that the people can choose the people that choose the president. But at that time, who was going to be the president? Well, someone from the Kuomintang, because there was already the one in power. So that was the first president that they had. And then later, there was this other party, that is the DPP, the Democratic Party, who also gets strong. And then they have this candidate, that it was a woman, Tsai Ing-wen. She was elected. That was the first time elected a woman, a president, and also someone from the Kuomintang. Got re-elected 4 more years, but she cannot be re-elected more. So now that's why next year we're gonna have elections again. And this difference between those parties, the difference is always, it radicates in the same. One China, pro-China, no China. 2 different countries. Well, like this always, this is the line that divides these 2 parties, the biggest line that divides these 2 parties. They cannot have embassies, but it's kind of like commercial office, that's the name, a commercial office. Because once a country recognizes Taiwan as a country, then China is the enemy. That's what China's been doing. So before, like maybe 2 years ago, there are like 17 countries that recognize Taiwan. Now we are in 14, and they're gonna keep getting less and less. I think that's the strategy. Instead of being like an attack, like a front attack, like with militaries, what they're doing is like if less countries recognize the existence of Taiwan, then eventually it's gonna need China. But we're gonna see what happens. तो इस हिस्ट्री लेसन के बाद हम जाएंगे ताइवान के खाने को एक्सप्लोर करने के लिए एक खास फूड मार्केट पे अपने गाइड के साथ। This market, it was built by the Japanese, but this was the place where the people come and gather. The market has all of the goods that everyone needs. So what's the name of the drink? Ayu. Ayu. So this is called ayu. The fruit actually is green. Outside is green. They're gonna peel it. They dry the fruit, and then they take all of these seeds. So what they do is take all of the seeds and put it in bags, like a fabric bag, the one that you use for the tea. Yeah. So you put it inside the bag, and then in warm water, you start washing the seeds. I saw. Yeah. And you just wash and wash and wash, and the water start becoming gluey. And then the more you wash, the more gluey it is, and then you make this jelly. And then they put in that jelly, they put lemon and sugar, and then they make a fantastic drink, good drink for the salad. So like the second one, the least, is Ayu Nemo, that is with lemon. It's only 45, so if you want, I can help you to get one, so you can try. So you had it already, right? How do you? हम रूल याद रखना, अगर किसी ने रिकमेंड नहीं किया है तो नहीं खाना है, नहीं पीना है, और अगर किसी ने रिकमेंड किया तो जरूर ट्राई करना है। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसा है ये। चीज फास्ट, Yes, so very fast. Before you drink it, we do this to mix it. Yeah, it's lemon and sugar. It's kind of like a lemonade. ओह, 50 का भी यहाँ पे सिक्का आता है, 10 का, 20 का और 50 का सिक्का है और 100 का नोट है। हाँ, और मुझे ये ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऐसा ही एक ड्रिंक जापान में भी मिलता है, एंड इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि इतनी लॉन्ग और रिप्रेसिव कोलोनाइजेशन के बाद भी लोग यहाँ पे जापान से बिल्कुल भी नफरत नहीं करते।
like this idea of like the manga and people wearing like costumes, and it's like very much for the young people, I would say, but more younger generation. But they have like once you cross and the next one is there. Once you turn there, it's pedestrian, so you can. There is no cars, so you can walk there. It's a very interesting place to go. Like to go, there's a night market to go shopping. So I would recommend to go there at nighttime. Also, all of this area became like very Japanese style, like with all of the buildings and the lights and the screens. तो ये बेसिकली एक जापानीज स्टाइल मार्केट बनाया गया था 1908 में, जब जापानीज ऑक्यूपेशन थी यहाँ पर, और ये बहुत ही हाई एंड मार्केट हुआ करता था जहाँ पर रिच जापानीज लोग शॉपिंग करने आते थे और सब तरह के लग्जरी जापानीज गुड्स यहाँ पे मिलते थे। शियामिनदिंग वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये रेड हाउस पड़ता है और ये मूवी इंडस्ट्री की कैपिटल थी। यहीं पे मूवीज बना भी करती थी ताइवानीज उस समय में। ये ऑक्टागन की शेप में बनाई गई है और 2 फ्लोर है। ऊपर वाला जो फ्लोर था वो मूवी थिएटर की तरह यूज किया जाता था कल्चरल परफॉर्मेंसेस के लिए, और इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी सालों तक इसका यही यूज रहा। पर अब आज रेनोवेशन के बाद ये एक म्यूजियम बन चुका है, प्लस छोटी छोटी सोवेनियर शॉप्स हैं। So this is the beautiful place where we will end our tour for today and also this vlog। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। होपफुली आपको कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा और मैं आपको मिलूंगा एक और vlog में। देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।